हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, हीटिंग से रिलेटेड जितने भी आपके इलेक्ट्रिक जो हीटिंग है, ठीक है, जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आपके जैसे एसएससी जेई हो गया, यूपीपीसीएल जेई हो गया, डीएमआरसी हो गया, एलएमआरसी हो गया, या जो भी आपके अदर जेई लेवल के एग्जाम हैं, उनमें जो आपकी इलेक्ट्रिक हीटिंग है उससे जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं या आने वाले दिनों में कौन से क्वेश्चन उस टाइप से पूछे जा सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन को हमने इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश की है। और इस लेक्चर में अप्रॉक्सीमेटली आपके 50 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को चेक कीजिए कि कितनी हमारी प्रिपरेशन है, और इसमें जो भी आपका करेक्ट आंसर लगे अपने अकॉर्डिंग उसको आप मेंशन कीजिए। जिस क्वेश्चन पे आप लोग को डाउट लगे और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में ये आंसर करेक्ट होगा, इसका इशू है। तो उन सारी चीज़ों को हम जो भी प्रॉब्लम आपकी क्रिएट होगी उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ हीटिंग बाय इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो जो आपकी इलेक्ट्रिक हीटिंग है उससे क्या क्या आपके एडवांटेज हैं, तो सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। तो पहला ऑप्शन आपके पास है क्विक रिस्पांस या क्विक ऑपरेशन, पहला। इसके बाद आपका है हायर इफिशिएंसी, और नेक्स्ट इसके बाद आपका है एब्सेंस ऑफ फ्यूल गैसेस, और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ एबव। तो कई लोगों के आंसर सही आते हैं, ठीक है, और कुछ लोग संदेह में बने रहते हैं कि हम क्वेश्चन का आंसर दें कि ना दें। तो प्लीज़ आप लोग जो है कि अपने जो भी आपको आंसर लग रहा है आपके अकॉर्डिंग उस आंसर को आप लोग मेंशन कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर आपको मिलेगा ऑल ऑफ एबव। तो जो आपकी इलेक्ट्रिक हीटिंग होती है उसमें किसी भी तरीके का आपका फ्यूल नहीं होता है, किसी तरीके का डस्ट नहीं यूज होती है, ठीक है। तो इससे ये क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक हीटिंग होती है ये जो है कि इको फ्रेंडली होती है, और इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो हाई होती है, और ये क्या करते हैं, हमको क्विक रिस्पांस देते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा तेजी से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, डैश हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये जो आपके चार ऑप्शन दिए हैं, कॉपर, एल्युमिनियम, ब्रॉस और स्टील, इसमें किसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी जी? सभी लोग अपना आंसर कमेंट करिए जी। कई लोगों के आंसर सही मिल रहे हैं। ओके, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आपका आंसर है कॉपर। कॉपर की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। सभी लोग अपना अपना आंसर अपने अकॉर्डिंग जो उनको उचित लग रहा है वो आप लोग करते रहिए, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो उसको आप जो है कि हमसे टेलीग्राम चैनल पे या जो है कि हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग हीटिंग मेथड हैज़ द मैक्सिमम पावर फैक्टर, ठीक है। तो ये आपकी 4 हीटिंग के मेथड दिए गए हैं। पहला मेथड है आपका आर्क हीटिंग, दूसरा आपका डाई इलेक्ट्रिक, तीसरा आपका इंडक्शन, चौथा आपका रेजिस्टेंस। तो इनमें से कौन सी ऐसी हीटिंग का मेथड है जिसमें आपका जो मैक्सिमम पावर फैक्टर होता है, जो पावर फैक्टर होता है वो मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम पावर फैक्टर का मतलब आपका पावर फैक्टर टेंडिंग टू यूनिटी या अप्रॉक्सीमेटली यूनिटी। ओके जी, आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहिए जी। कई लोगों के आंसर सही मिल रहे हैं। तो इसमें जो है कि मैक्सिमम पावर फैक्टर का मतलब जब पावर फैक्टर आपका क्या हो जाए, यूनिटी हो जाए। ओके, तो देखिए आंसर देखते हैं कि कितने लोगों का सही हो पा रहा है। अपना आप लोग मैच कराते रहिए। तो करेक्ट आंसर होगा इसका रेजिस्टेंस हीटिंग, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस हीटिंग होती है इसका जो पावर फैक्टर होता है वो आपका 1 होता है। इसमें क्या करते हैं हम, रेजिस्टिव लोड कोई होता है, जैसे हम जो है कि कोई हीटिंग एलिमेंट लेते हैं, जैसे हमारा हीटर का एलिमेंट होता है नाइक्रोम, ठीक है। तो इस तरीके का हम हीटिंग एलिमेंट कर लेते हैं, तो इसमें हमारा जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, यूनिटी होता है। और इंडक्शन टाइप की जो हीटिंग होती है उसमें हमारा पावर फैक्टर कैसा होता है, उसमें हमारा जो पावर फैक्टर है वो हमारा लैगिंग नेचर का होता है,
और जो डाई इलेक्ट्रिक आपकी हीटिंग है इसमें भी आपका पावर फैक्टर कैसा होगा, इसमें जो डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग है इसमें पावर फैक्टर आपका लीडिंग नेचर का होता है। कैसा होता है, लीडिंग नेचर का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। डैश मेथड हैज़ द लीडिंग पावर फैक्टर, अभी हमने जस्ट बताया है आपको, सभी लोग के आंसर मिलने चाहिए। मेथड हैज़ द लीडिंग पावर फैक्टर, इसमें कौन सा ऐसा हीटिंग का मेथड है जिसमें जो आपका पावर फैक्टर वो क्या रहता है, और लीडिंग रहता है। ओके जी, कई लोगों के आंसर सही मिल रहे हैं जी, बिल्कुल। जी जी, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग। तो जो डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग होती है, ठीक है, जो आपकी डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग है इसमें आपका लीडिंग पावर फैक्टर होता है, और इंडक्शन में आपका क्या होता है, इसमें जो है कि आपका लैगिंग पावर फैक्टर होता है, और रेजिस्टेंस हीटिंग में आपका यूनिटी पावर फैक्टर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, डैश इज यूज्ड फॉर हीटिंग नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। ठीक है, तो इसमें कौन सी आपकी हीटिंग ऐसी है जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के लिए यूज की जाती है। ठीक है, सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। ईडी करंट हीटिंग है, या आर्क हीटिंग है, या इंडक्शन हीटिंग है, या डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग है। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग। तो जो डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग है ये आपकी किस मटेरियल में होती है, ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में होती है। जैसे आपका क्या हो गया, लकड़ी हो गया, चाइना क्ले हो गई, टाइल्स हो गया, कांच हो गया, ये इसके लिए इनके नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, किसका, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग का। ठीक है, ये किस में होती है, आपका नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स में होती है। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में क्या होती है, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग होती है, और डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग ही आपकी किस में, लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है, लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करती है। कौन सी, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग। और जो डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग है इसमें जो अप्लाइड वोल्टेज होता है, ठीक है, इसमें जो अप्लाइड वोल्टेज होता है वो आपका कितना होता है, 20 kV होता है। ठीक है, जो डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग है इसमें जो अप्लाइड वोल्टेज होता है वो कितना होता है, 20 kV के अप्रॉक्स होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सभी लोग इसका आंसर मेंशन कीजिए। विच ऑफ फॉलोइंग मेथड ऑफ हीटिंग इज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो इसमें जो आपका इंडक्शन हीटिंग है, डाई इलेक्ट्रिक है, या आपकी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटिंग है, इसमें कौन सा ऐसा मेथड है इज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई, जो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। जी बिल्कुल, सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। जी ठीक है, कई लोगों के सही आंसर मिल रहे हैं, कुछ लोग तो कंफ्यूज बने रहते हैं कि इसका आंसर हम दें कि ना दें। तो सभी लोग अपना आंसर देते रहिए और अपने आप को चेक करते रहिए कि हमारी प्रिपरेशन कितनी है हीटिंग में, इलेक्ट्रिक हीटिंग में, यूटिलाइजेशन में। ओके, तो चलिए इसका हम आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा सी, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटिंग। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटिंग है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, when a body reflect entire radiation incident on it, then it is known as। ठीक है, when a body reflect entire radiation incident on it, then it is known as। जी आप लोग सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करते रहिए। ऑप्शन आपके पास है वाइट बॉडी, ग्रे बॉडी, ब्लैक बॉडी, या ट्रांसपेरेंट बॉडी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा वाइट बॉडी। तो देखिए, जो आपकी कोई जैसे वाइट दीवार है, तो जब उस पर कोई आपका लाइट पड़ता है तो वो क्या होता है, हल्का रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है,
वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन अगर कोई ग्रे बॉडी है या कोई आपकी ब्लैक बॉडी है, ग्रे बॉडी है या ब्लैक बॉडी है, तो ये क्या करती हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उस लाइट्स को क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो है कि एक है ट्रांसपेरेंट बॉडी, तो जब कोई ट्रांसपेरेंट बॉडी होगी तो जो आपकी लाइट होगी, ठीक है, वो क्या कर जाएगी, पार कर जाएगी उसको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है। सभी लोग अपना आंसर कमेंट कीजिए। फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी टेम्परेचर ऑफ टू बॉडी मस्ट बी डिफर, ठीक है। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। बोथ बॉडी मस्ट बी सॉलिड, कोई ज़रूरी नहीं है। बोथ बॉडी मस्ट बी इन कॉन्टेक्ट, एट लीस्ट वन ऑफ बॉडी मस्ट हैव द सेम सोर्स ऑफ हीटिंग। सभी लोग अपना करेक्ट आंसर मेंशन कीजिए। जी, कई लोगों के सही आंसर मिल रहे हैं, तो चलिए इसका हम करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका है ए, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ टू बॉडी मस्ट बी डिफर, ठीक है। फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हीट, हीट का ट्रांसमिशन कब होगा, जब दो बॉडियाँ क्या होंगी, डिफरेंट टेम्परेचर पे होगी। जैसे आपकी एक हॉट होगी, एक कोल्ड होगी, तो जो आपकी हॉट बॉडी है उससे हीट ट्रांसमिट होगी किसके तरफ, कोल्ड बॉडी के तरफ। ओके, जैसे सिंपली मान लीजिए आप क्या करते हैं, जब थर्मामीटर का यूज करते हैं तो आपकी बॉडी जितनी हीट होती है उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, जो पारा होता है वो चढ़ता है। तो उसी के बेस पे आप जो है कि अपनी बॉडी के टेम्परेचर का रीडिंग ले पाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन का आप लोग आंसर मेंशन कीजिए। हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन विल नॉट अकर्स, हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन विल नॉट अकर्स व्हेन बॉडी आर केप्ट इन वैक्यूम, ठीक है। जब आपकी बॉडी क्या है, वैक्यूम में होगी तो आपका कंडक्शन अकर्स नहीं करेगा, ठीक है। हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन नहीं होगा। बॉडी आर इमर्ज इन वाटर, ठीक है। बॉडी आर एक्सपोज्ड टू थर्मल रेडिएशन, या ऑप्शन डी आपका टेम्परेचर ऑफ टू बॉडी आर आइडेंटिकल। तो कब नहीं होगा, जब दो बॉडी का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, अलग होगा। तो उस कंडीशन में आपका जो है कि हीट का ट्रांसमिशन कंडक्शन के माध्यम से नहीं होगा। जी बिल्कुल, कई लोगों के सही आंसर मिल रहे हैं। तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं, कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा। तो इसका आंसर आपका है डी। तो जो आपका टेम्परेचर ऑफ टू बॉडी आर आइडेंटिकल, तो जो दो बॉडी हैं उनका टेम्परेचर एक जैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर दोनों का टेम्परेचर एक जैसा होगा तो आपका जो हीट ट्रांसफ़र है वो पॉसिबल नहीं है। और यही आपसे कह रहा है कि हीट ट्रांसफ़र बाय कंडक्शन विल नॉट अकर्स व्हेन, हीट का जो ट्रांसफ़र है वो पॉसिबल नहीं है कब, जब टेम्परेचर ऑफ टू बॉडी आर आइडेंटिकल, जब दो बॉडी का टेम्परेचर कैसा हो, एक जैसा हो। तो ये आपका क्या होगा, डी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का सभी लोग आंसर मेंशन कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये कई एग्जामों में पूछा जा चुका है और ये एसएससी जेईई 2018 में भी पूछा गया है। तो सभी लोग इसका आंसर मेंशन कीजिए। जी बिल्कुल, कई लोगों के आंसर सही मिल रहे हैं। परफेक्ट बॉडी इज वन दैट ट्रांसमिट ऑल इंसिडेंट रेडिएशन, ऑप्शन बी है एब्जॉर्ब ऑल इंसिडेंट रेडिएशन। जी कई लोगों के सही आंसर मिल रहे हैं। और रिफ्लेक्ट ऑल इंसिडेंट रेडिएशंस, या डी आपका है एब्जॉर्ब रिफ्लेक्ट एंड ट्रांसमिट ऑल इंसिडेंट रेडिएशन। तो जो ब्लैक बॉडी होती है, ठीक है, जो ब्लैक बॉडी होती है उसकी जो ऑब्जर्वेबिलिटी है, ठीक है, ऑब्जर्वेटिविटी वो कितनी होती है, किसी भी ब्लैक बॉडी का ऑब्जर्वेटिविटी कितनी होती है, इसका आंसर आप लोग मेंशन कीजिए। किसी भी परफेक्ट ब्लैक बॉडी की ऑब्जर्वेटिविटी कितनी होती है, किसी भी ब्लैक बॉडी की ऑब्जर्वेटिविटी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी की ऑब्जर्वेटिविटी कितनी होती है। जी कई लोगों के आंसर सही आ रहे हैं, कई लोगों के गलत भी आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा 1।
कि जो आपकी परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती है उसकी ऑब्जर्वेटिविटी 1 होती है। ओके, तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका होगा वी। तो जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती है वो क्या करती है, एब्जॉर्ब ऑल इंसिडेंट रेडिएंट, ठीक है, जो आपकी इंसिडेंट रेडिएंट है सभी तरीके की उसको क्या कर लेती है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, थोड़ा सा तेज चलिए आप लोग, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए जैसे ही क्वेश्चन आपको शो हो और उसको पढ़कर आप लोग आंसर करने की कोशिश कीजिए। ओके, हीट इज ट्रांसफर्ड साइमल्टेनियसली बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ठीक है, इनसाइड बॉयलर फर्नेस ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस थ्रू द सरफेस ऑफ इंसुलेटेड पीस कैरिंग स्टीम, या फ्रॉम रेफ्रिजरेटर कॉइल टू फ्रीजर ऑफ ए रेफ्रिजरेटर। ओके जी, कई लोगों के सही आंसर मिल रहे हैं, सभी लोग कमेंट करते रहिए भाई, कुछ लोग तो आलस्य में बने रहते हैं। जी बिल्कुल, क्वेश्चन को पढ़िए और अपना अपना आंसर मेंशन करते रहिए। चलिए ठीक है, इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो इनसाइड बॉयलर फर्नेस, जो आपका बॉयलर फर्नेस है उसके अंदर क्या होता है, कंडक्शन भी होता है, कन्वेक्शन भी होता है और रेडिएशंस भी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, 12 क्वेश्चन नंबर क्या है, अप्लायंसेस इज यूज्ड ऑन हीटिंग, ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पर हीटिंग होगा, हीटिंग इफेक्ट। तो इसमें से कौन सा ऐसा अप्लायंसेस है जो हीटिंग पर यूज किया जाता है, हीटिंग इफेक्ट पर यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके हैं मोटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक फर्नेस या जनरेटर, ठीक है। तो इसका आप लोग करेक्ट आंसर मेंशन कीजिए, सभी को करेक्ट आंसर मिलने चाहिए। जी बिल्कुल, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या मिलेगा, चलिए इसका करेक्ट आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है, सी मिलेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या मिलेगा, सी मिलेगा, ठीक है। जो आपका इलेक्ट्रिक फर्नेस होता है वो हीटिंग के प्रिंसिपल पर या हीटिंग के इफेक्ट पर काम करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर, अब आपका मोटर कैसा है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ट्रांसफार्मर किस एक्शन पे काम करता है, ये ट्रांसफार्मर आपका इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर सभी लोग मेंशन कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी किसकी होती है, सभी लोग आंसर मेंशन कीजिए। ये पिछली बार एसएससी जेईई 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देखिए आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके थ्योरेटिकल होते हैं। ये क्वेश्चन हमने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो बदलते नहीं हैं, ये केवल डायरेक्ट क्या होते हैं, एग्जामों में रिपीट होते हैं। ओके जी बिल्कुल, कई लोगों के सही आंसर मिल रहे हैं और कुछ लोग तो शांत बने हुए हैं, वो मेंशन नहीं कर रहे हैं। तो सभी लोग अपना आंसर मेंशन करते रहिए और जितने लोगों को हो सके उतने लोगों को आप लोग जोड़ लीजिए, जिससे कि सभी लोगों को ये जानकारियाँ मिल सकें। ओके चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सॉलिड आइस, ठीक है। जो सॉलिड आइस होती है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 14, इंडक्शन हीटिंग प्रोसेस इज बेस्ड ऑन विच ऑफ फॉलोइंग प्रिंसिपल। तो जो आपकी इंडक्शन हीटिंग होती है, ठीक है, क्या है, जो आपकी इंडक्शन हीटिंग है, इंडक्शन हीटिंग, ठीक है, ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है, सभी लोग अपना आंसर कमेंट कीजिए। थर्मल आयन रिलीज्ड प्रिंसिपल, न्यूक्लिएट हीटिंग प्रिंसिपल, रेजिस्टेंस हीट प्रिंसिपल, या आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल। सभी लोगों के सही आंसर मिल रहे हैं, काफ़ी लोग सही आंसर कमेंट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो इसका जो करेक्ट आंसर है उसका हम देख लेते हैं। करेक्ट आंसर आपका होगा डी, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे आपकी इंडक्शन हीटिंग काम करती है, ठीक है। तो जो आपकी इंडक्शन हीटिंग होती है उससे रिलेटेड हम कुछ पॉइंट्स को आपको बता देते हैं। तो जो इंडक्शन हीटिंग होती है, ठीक है, इंडक्शन हीटिंग ये आपकी किस पे काम करती है, इंडक्शन हीटिंग आपकी
लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करती है। किस पे काम करती है? इंडक्शन हीटिंग आपकी लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करती है, और इसमें जो आपका पावर पी लॉस होता है ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी के। ओके, और ये जो आपका इंडक्शन प्रिंसिपल है, इंडक्शन हीटिंग है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो इंडक्शन हीटिंग है ये किस एक्शन पे काम करती है? तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो इंडक्शन हीटिंग है वो ट्रांसफार्मर के एक्शन पर काम करती है। तो जो आपकी इंडक्शन हीटिंग है उससे आप क्या करते हैं? ठीक है, तो जो इंडक्शन हीटिंग है इससे आप क्या करते हैं? किसी भी सरफेस की हार्डनिंग के लिए, ठीक है, डीप हार्डनिंग के लिए या टेम्परिंग के लिए आप इसका यूज करते हैं। ठीक है, टेम्परिंग के लिए आप इसका यूज करते हैं। टेम्परिंग का मतलब होता है किसी भी धातु को मृदु करना, मृदीकरण करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, को इसका जो है कि आंसर आप लोग मेंशन कीजिए। विच ऑफ फॉलोइंग इंसुलेटिंग मटेरियल इज सुटेबल फॉर लो टेम्परेचर एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। जी बिल्कुल, कुछ लोगों के आंसर ही नहीं आ रहे हैं, काफ़ी लोगों के आंसर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, जी बिल्कुल, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा बी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, डाई एटॉमियस अर्थ। तो जो डाई एटॉमियस आपके अर्थ मटेरियल्स हैं, ठीक है, वो आपके क्या करते हैं? लो टेम्परेचर एप्लीकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। ओके जी, काफ़ी लोग बहुत सोच सोच के आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 17। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 16 कुछ मिसिंग डाटा है। ठीक है, तो देखिए 17 जो क्वेश्चन है आपका, द टेम्परेचर इनसाइड द फर्नेस इज यूजुअली मेजर्ड बाई विच ऑफ फॉलोइंग। तो जो आपका फर्नेस होता है, ठीक है, फर्नेस के अंदर का जो टेम्परेचर है उसको मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? किस पैरामीटर का यूज करते हैं? या थर्मामीटर का यूज करते हैं? ठीक है, ऑप्टिकल पैरामीटर का, या मरकरी थर्मामीटर का, या एल्कोहल थर्मामीटर का यूज करते हैं, या इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं? तो सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए भाई। जी बिल्कुल, कई लोगों के आंसर सही मिल रहे हैं। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है ऑप्टिकल पैरामीटर। ठीक है, ऑप्टिकल पायरोमीटर। तो जो आपका ऑप्टिकल पैरोमीटर है ये क्या करता है? ये जो है कि 700 से लेकर 4000 तक जो आपका टेम्परेचर को मेजर कर लेता है। तो इससे हम क्या करते हैं, जो हमारी फर्नेस होती है उसके अंदर का टेम्परेचर हम इससे मेजर कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ फॉलोइंग विल हैपन इफ द थिकनेस ऑफ रिफैक्ट्री वाल ऑफ फर्नेस इज इंक्रीज। ठीक है, तो जो आपकी रिफैक्ट्री वाल्व है, ठीक है, जो आपके रिफैक्ट्री वाल्व ऑफ फर्नेस हैं, अगर हम उसके थिकनेस को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, तब क्या होता है? इनमें से आपके कौन से ऑप्शन सही मिलेंगे? सभी लोग आंसर कमेंट कीजिए। द हीट लॉसेस थ्रू फर्नेस वाल्व विल इंक्रीज। ठीक है, द हीट लॉस थ्रू फर्नेस वाल्व इज इंक्रीज। या दूसरा ऑप्शन आपके पास है टेम्परेचर इनसाइड फर्नेस विल फॉल। या सी ऑप्शन आपके पास है टेम्परेचर ऑन आउटर सरफेस ऑफ फर्नेस वाल्व विल ड्रॉप। काफ़ी लोगों के आंसर सही मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, काफ़ी लोगों के आंसर सही मिल रहे हैं। कोई ए कह रहा है, कोई सी कह रहा है, कोई डी कह रहा है। जी बिल्कुल, कई लोगों के सही मिल रहे हैं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सी, टेम्परेचर ऑन आउटर सरफेस फर्नेस वाल्व विल ड्रॉप। तो जो आउटर सरफेस होगा किसका? फर्नेस का, उसके वाल के फर्नेस का जो आउटर सरफेस होगा
वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। वहाँ का टेम्परेचर क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि आपका क्या हो जा रहा है, जो थिकनेस है वो बढ़ जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 19। तो 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है, द मटेरियल ऑफ हीटिंग एलिमेंट फॉर फर्नेस शुड हैव। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई 2018 में पूछा गया है और सभी लोग इसका आंसर करेक्ट करेंगे। ठीक है, सभी लोग अपना आंसर मेंशन कीजिए। जय माता दी का ऑप्शन इसमें है तो सभी लोग उसी पे भागते हैं। जी बिल्कुल, कई लोगों के सही आंसर मिल रहे हैं। तो पहला ऑप्शन आपके पास है लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ऑल ऑफ एबव। ठीक है, कई लोग जो है कि ऑल ऑफ एबव को क्लिक कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन को आप लोग केयरफुल्ली पढ़िए, क्वेश्चन को क्या करिए, केयरफुल्ली पढ़िए, फिर इसके बाद जो है कि आप अपना रिस्पांस दीजिए। ठीक है, तो देखिए कोई जो है कि सी कह रहा है, कोई बी कह रहा है, ज़्यादातर लोग डी पे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सी। ठीक है, तो जो आपके हीटिंग एलिमेंट के मटेरियल हैं, ठीक है, जो फर्नेस के लिए यूज किए जाते हैं, तो उनका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। जो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ये आपको क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। और एक होता है एल्फा गुणांक। ठीक है, एल्फा गुणांक आपका क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। एल्फा को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये आपका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो जो अब जब आपका एल्फा जो आपका है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये अगर कम होगा तो उस टाइम क्या होगा, आपका जो रेजिस्टेंस है उसके बढ़ने पर टेम्परेचर पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और क्या है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है एमपी, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ये आपका ज़्यादा होना चाहिए। किसका, हीटिंग एलिमेंट का। कोई भी हीटिंग एलिमेंट है उसका जो है कि मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए। और कोरोजन फ्री होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कोरोजन फ्री होना चाहिए। कोरोजन का इस पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, ऑक्सीडेशन फ्री होना चाहिए। ओके जी बिल्कुल, कई लोगों के आंसर अब सही मिल रहे हैं जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। सभी लोग अपना आंसर कीजिए, ये भी आपका इजी क्वेश्चन है। इन द रेजिस्टेंस फर्नेस द एटमॉस्फेयर इज। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस फर्नेस होता है उसका एटमॉस्फेयर कैसा होता है, ऑक्सीडाइजिंग होगा, डीऑक्सीडाइजिंग होगा, रिड्यूसिंग होगा या न्यूट्रल होगा। जी बिल्कुल, सभी लोग अपना आंसर कमेंट कीजिए। जी कई लोगों के आंसर सही मिल रहे हैं। चलिए ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आपका आंसर है वो आपका क्या है, ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, इन द रेजिस्टेंस फर्नेस द एटमॉस्फेयर इज। तो जो रेजिस्टेंस फर्नेस है उसका एटमॉस्फेयर कैसा होता है, ऑक्सीडाइजिंग होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 21। बाई विच ऑफ फॉलोइंग मेथड द टेम्परेचर इनसाइड द रेजिस्टेंस फर्नेस कैन बी वेरीड। ठीक है, तो जो आपका रेजिस्टेंस फर्नेस होती है, ठीक है, रेजिस्टेंस फर्नेस होती है उसके अंदर का टेम्परेचर कैसे बढ़ता है, कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे वेरी करा सकते हैं। ठीक है, जो आपकी रेजिस्टेंस फर्नेस है उसके अंदर के टेम्परेचर को आप कैसे वेरी करा सकते हैं। पहला आंसर है आपके पास बाय डिस्कनेक्टिंग सम ऑफ हीटिंग एलिमेंट। ठीक है, अगर आप हीटिंग एलिमेंट को छोटा कर देंगे तब भी आपका वेरी होगा। बाय वेरिंग द ऑपरेटिंग वोल्टेज। ठीक है, ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है कि बदलने पर भी कुछ इफेक्ट दिखाई देगा आपको। तो देखिए आपके कई लोगों के आंसर मिलने शुरू हो गए हैं। बाय वेरिंग द करंट थ्रू द हीटिंग एलिमेंट, या आपका डी ऑप्शन है बाय एनी ऑफ एबव मेथड। ठीक है जी बिल्कुल, सभी लोग अपना आंसर कमेंट करते रहिए। देखिए भाई बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं, जितने लोगों को आप जोड़ सकते हैं जोड़ लीजिए।
ये आपकी जिम्मेदारी है। जो मेरा काम है मैं कर रहा हूँ अपना। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाई एनी ऑफ एबव मेथड। इनमें से किसी मेथड का हम यूज कर सकते हैं। जैसे हम क्या कर सकते हैं, बाई डिस्कनेक्टिंग सम ऑफ द हीटिंग एलिमेंट। ठीक है, कुछ जो है कि हीटिंग एलिमेंट को हम डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। बैरी द ऑपरेटिंग वोल्टेज, ऑपरेटिंग वोल्टेज को क्या करके बैरी करके। बाय द बैरिंग द करंट थ्रू द हीटिंग एलिमेंट, जो हीटिंग एलिमेंट है उसमें जो करंट जा रही है उसको भी हम क्या करके बैरी करके क्या कर सकते हैं, जो उसके अंदर का टेम्परेचर है किसके, फर्नेस का, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, बैरी करा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, 22 क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर मेंशन कीजिए। इन इंडक्शन हीटिंग डैश इज एबनॉर्मली हाई। ठीक है, तो जो इंडक्शन हीटिंग होती है, ठीक है, इंडक्शन हीटिंग, उसमें इंडक्शन हीटिंग में क्या होता है आपका, एबनॉर्मली हाई होगा क्या, फेज एंगल, फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज या करंट। सभी लोग अपना आंसर कमेंट कीजिए। ओके, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा आपका फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है एबनॉर्मली बढ़ती है, तो जो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है आपका इंडक्शन हीटिंग, क्योंकि इंडक्शन हीटिंग में क्या होता है, एडी करंट लॉस के थ्रू और आपका हिस्टैरिसीस लॉस के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को हीट करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, by the use of which of following high frequency power supply of induction furnace can be obtained। ठीक है, by use of which of following, इसमें से किसका यूज करें कि हाई फ्रीक्वेंसी पावर सप्लाई ऑफ इंडक्शन फर्नेस कैन बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, जो फर्नेस है उसमें हम हाई फ्रीक्वेंसी पावर सप्लाई फॉर इंडक्शन फर्नेस कैन बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, किस सेट का यूज करेंगे, जी बिल्कुल कई लोगों के आंसर मिलने आ गए हैं। ठीक है, तो कोरलेस ट्रांसफार्मर या करंट ट्रांसफार्मर, मोटर जनरेटर सेट, जी कई लोगों के सही आंसर मिल रहे हैं, कुछ लोग भटक रहे हैं, ए बी में भटक रहे हैं कुछ लोग। ठीक है, और इसके बाद है मल्टी फेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। थोड़ा सा तेज़ी से चल रहे हैं आप लोग, कमेंट जितना जल्दी हो सके आप लोग करते रहिए साथ साथ, तो जिससे ये मुझे पता लगे कि आप लोग की प्रिपरेशन कैसी है। ठीक है, और आप लोग अपने आप को भी समझ सके कि मेरी प्रिपरेशन कैसी है। ओके, तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा मोटर जनरेटर जो सेट होता है उससे आप क्या कर सकते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी पावर सप्लाई फॉर इंडक्शन फर्नेस कैन बी ऑब्टेन्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ये भी आपका इजी क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर मेंशन कीजिए। इंडक्शन फर्नेसेस आर एम्प्लॉयड फॉर विच ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, जो इंडक्शन फर्नेस होती है वो किस लिए यूज की जाती है, चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। कुछ लोग तो बिल्कुल शांत बैठे हैं, देखिए भाई बहुत कम लोग जुड़े हैं, जितने लोगों को आप लोग जोड़ सकते हैं जोड़ लीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका हीट ट्रीटमेंट ऑफ कास्टिंग। ठीक है, हीट ट्रीटमेंट ऑफ कास्टिंग। तो इंडक्शन फर्नेस आर एम्प्लॉयड फॉर विच ऑफ फॉलोइंग, तो जो इंडक्शन फर्नेस होती है वो किसके लिए जो है कि एम्प्लॉयड की जाती है, हीट ट्रीटमेंट ऑफ कास्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इलेक्ट्रिक रूम हीटर कन्वेक्टर। ठीक है, इन इलेक्ट्रिक रूम हीट कन्वेक्टर द मेथड ऑफ हीटिंग यूज। ठीक है, तो जो रूम हीटर है, रूम हीट करने के लिए हम क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं, आर्क हीटिंग का यूज करेंगे, रेजिस्टेंस हीटिंग का यूज करेंगे, या इंडक्शन हीटिंग का यूज करेंगे, या
डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग का यूज करेंगे। सभी लोग आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन बहुत इजी है, सभी लोग अपना अपना आंसर करेक्ट आंसर जो भी आपके अकॉर्डिंग लग रहा है उसको आप लोग मेंशन करते रहिए। क्वेश्चन ये आपका 25 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओके, और थोड़ा सा हम तेज़ी से कवर कर रहे हैं चीज़ों को। बस आपको ये चेक करना है कि हमारी प्रिपरेशन कितनी हो पा रही है, क्योंकि इसमें आपके तैयारी का पता लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। चलिए, इसका करेक्ट आंसर आपका होगा बी। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? बी होगा। इन इलेक्ट्रिक रूम, जो आपका इलेक्ट्रिक रूम है, ठीक है, उसमें हीट कन्वर्टर के लिए, मतलब आपका गर्म करने के लिए रूम को किसका यूज करते हैं? रेजिस्टेंस हीटिंग का करते हैं। तो उसमें रेजिस्टेंस हीटिंग जब आप करते हैं तो वहाँ पर जो आपका एलिमेंट कौन सा यूज किया जाता है? वहाँ पर एलिमेंट आपका यूज किया जाता है नाइक्रोम। ठीक है, आपका जनरल रूम है, जनरल रूम हीटर है, उसमें आप क्या करते हैं? नाइक्रोम वायर का ही यूज करते हैं। और आपका जो जनरल, जैसे आप खाना बनाने के लिए हीटर यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है कि आप किसका यूज करते हैं? रेजिस्टेंस हीटिंग का ही यूज करते हैं। ठीक है, इंडक्शन हीटिंग का आप यूज कहाँ करेंगे? जैसे आपका किसी सरफेस की हार्डनिंग करना है, ठीक है, और डीप हार्डनिंग करना है या उसकी टेम्परिंग करना है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? इंडक्शन हीटिंग का यूज करते हैं। ठीक है, और एक आपका है आर्क हीटिंग। ठीक है, इसको कई बार से नहीं बताते आ रहे हैं। तो जो आर्क हीटिंग है इसका हम यूज करते हैं कहाँ पर? आर्क जो वेल्डिंग होती है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, उसमें हम इसका यूज करते हैं। किसमें? इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में हम इसका यूज करते हैं। रेजिस्टेंस का रूम हीटर में करते हैं, जो खाना बनाने वाले हीटर हैं उसमें भी करते हैं। इंडक्शन हीटिंग का क्या करते हैं? किसी भी धातु का टेम्परिंग करना है, विद्युतीकरण करना है, ठीक है, या सरफेस हार्डनिंग करना है उसके लिए, डीप हार्डनिंग करना है उसके लिए। ठीक है, और इसके बाद आपका है डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग। तो जो डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग है, इसमें जितने भी आपके नॉन कंडक्टिंग मटेरियल हैं, ठीक है, जितने भी आपके क्या हैं? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल हैं, उसको आप क्या करने के लिए? हीट करने के लिए यूज करते हैं। और जो आपकी डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग है, इसमें आपका जो अप्लाइड वोल्टेज होता है वो आपका होता है 20 kV। कितना होता है? 20 kV होता है। और इसकी सहायता से लकड़ी, चाइना क्ले, टाई, कांच, इनको क्या करते हैं? हीट करने के लिए आप यूज करते हैं किसकी? डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 26। फॉर आर्क हीटिंग द इलेक्ट्रोड यूज आर मेड ऑफ। तो जो आपकी इलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग होती है, उसमें जब आप उसको यूज करते हैं किस इलेक्ट्रोड का, उसमें किस इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं? जो आपने इलेक्ट्रोड यूज किया है वो किस मटेरियल का बना होता है? सभी लोग आंसर मेंशन कीजिए। क्वेश्चन बहुत इजी है, और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। ओके, देखिए कई लोग जो है कि गलत आंसर को मेंशन कर रहे हैं। कोई बी और डी में आप लोग काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है, काफ़ी लोगों के सही भी आंसर आ रहे हैं। बी और डी में आपको कन्फ्यूजन है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है ग्रेफाइट। ठीक है, तो जो आपकी इलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग होती है, कौन सी हीटिंग? इलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग। इलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग में आप जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वो आपका किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है, या आपका कार्बन का बना होता है। या तो ग्रेफाइट का बना हुआ मिलेगा या आपका कार्बन का बना हुआ मिलेगा। ओके, देखिए जब आप इलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग करते हैं तो इसमें जो आपका, अगर आपका एसी है, ठीक है, अगर आपका एसी है, तो जब आप इसमें वेल्डिंग कर रहे होते हैं, जैसा कि हमने बताया जो इलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग होती है इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं? इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में करते हैं। तो जब हम इससे वेल्डिंग कर रहे होते हैं
तो उसके लिए आपको वोल्टेज कितनी ज़रूरत पड़ती है, जो वोल्टेज आपको रिक्वायर्ड है वो 70 से लेकर 100 वोल्ट तक वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, एक क्वेश्चन और आपको आगे मिलेगा। तो जो जनरेटर हम इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में यूज करते हैं वो कौन सा जनरेटर यूज करते हैं, सभी लोग अपना आंसर इसका मेंशन कीजिए कि जो जनरेटर हम वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं, वेल्डिंग जनरेटर कौन सा हम यूज करते हैं। डीसी में करते हैं, जैसे आपका जो है कि डीसी शंट जनरेटर हो गया, डीसी सीरीज जनरेटर हो गया, डीसी कंपाउंड जनरेटर हो गया, या आपका एसी जनरेटर यूज करते हैं। तो कौन सा जनरेटर यूज करते हैं? जी बिल्कुल, कई लोग के आंसर मिल रहे हैं, डाउटफुल आंसर मिल रहे हैं, ठीक है, कई लोगों के सही आंसर मिल रहे हैं। जनरेटर, वेल्डिंग जनरेटर जो आपका होता है वो कौन सा जनरेटर होता है? डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है। कौन सा जनरेटर? डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर यूज करते हैं। और वहाँ पर हम जब वेल्डिंग करते हैं तो एक ट्रांसफार्मर भी यूज करते हैं। तो वेल्डिंग में हम कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं? वेल्डिंग में हम बेसिकली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, क्योंकि हमको कम वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादा करंट की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम वोल्टेज डाउन करते हैं तो वोल्टेज डाउन करेंगे तो करंट की वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी। ओके, या हम जो है कि कम वोल्टेज यूज करेंगे तो उस साइड हम जो है कि हैवी लोड्स को क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इन एन इलेक्ट्रिक प्रेस माइका इज यूज्ड। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। तो जो आपका इलेक्ट्रिक प्रेस होता है उसमें माइका का यूज किस लिए किया जाता है? एज ए इंसुलेटर यूज किया जाता है, एज ए डिवाइस फॉर पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट, कि जो आपकी पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट डिवाइस के तरीके आप यूज करते हैं किसका? माइका का। ठीक है, माइका का यूज प्रेस में किस तरीके से करते हैं? या फॉर डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग या फॉर इंडक्शन हीटिंग। जी बिल्कुल, कई लोगों के आंसर मिल रहे हैं, सभी लोग अपना आंसर जो है कि कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। देखिए ये जो कमेंट बॉक्स में आप आंसर मेंशन कर रहे हैं ये जो है कि आपको थोड़ी देर के लिए दिखता है, फिर जैसे ये क्लास ऑफ होगी उसके बाद सब कमेंट आपके गायब हो जाते हैं। जब बाद में जो कमेंट क्लास ऑफ होने के बाद कमेंट करेंगे वो कमेंट के आंसर आपको, जो कमेंट किया है आपने वो आपको शो होता है। ठीक है, जब तक ये चल रहा है ऐसे तब तक ये जो है कि आपके आंसर शो कर रहे होते हैं। जैसे ही ये क्लास ऑफ होगी सारे के सारे आपके जो कमेंट हैं वो गायब हो जाते हैं। ओके जी बिल्कुल, तो चलिए इसका हम करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है एज एन इंसुलेटर। तो जो आपका इलेक्ट्रिक प्रेस है उसमें जो हम माइका यूज कर रहे हैं वो एज ए इंसुलेटर यूज किया जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 28। ठीक है, देखिए हमने आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें 50 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं ज़रूर किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? इंडक्शन हीटिंग टेक प्लेस इन विच ऑफ फॉलोइंग। तो जो इंडक्शन हीटिंग होती है वो किस में होती है? इंसुलेटिंग मटेरियल में होती है, कंडक्टिंग मटेरियल में होती है, जो आपके कैसे होते हैं? मैग्नेटिक्स होते हैं, या कंडक्टिंग मटेरियल विच आर नॉन मैग्नेटिक्स मटेरियल, या कंडक्टिंग मटेरियल विच मे आर मे नॉट बी मैग्नेटिक्स। तो सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। मैं वेट कर रहा हूँ। चलिए इसका मैं करेक्ट आंसर देख लेता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है डी। ठीक है, तो जो इंडक्शन हीटिंग होती है, कौन सी हीटिंग? इंडक्शन हीटिंग होती है, ये आपकी कंडक्टिंग मटेरियल में होती है। ठीक है, कंडक्टिंग मटेरियल में होती है। वो कंडक्टिंग मटेरियल या तो आपके मैग्नेटिक भी हो सकते हैं या तो आपके मैग्नेटिक नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो आपकी इंडक्शन हीटिंग है वो आप करते हैं किस में? ऐसे मटेरियल में जो कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं और साथ ही साथ वो मैग्नेटिक्स भी हो सकते हैं और नॉन मैग्नेटिक्स भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर मेंशन कीजिए। फॉर द हीटिंग एलिमेंट हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल इज चूजन टू। ठीक है, तो जो आपका
हीटिंग एलिमेंट होता है उसमें हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल इज चूजन टू, किस लिए चूज किया जाता है, रिड्यूस द लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट। ठीक है, आप लोग आंसर अपना अपना कमेंट करते रहिए, मैं सारे आपके कमेंट देख रहा हूँ। इंक्रीज द लाइफ ऑफ हीटिंग एलिमेंट, रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, तो जो हीटिंग एलिमेंट होता है उसमें आपकी जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिव मटेरियल किस लिए चूज किया जाता है। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है रिड्यूस द लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट। ठीक है, तो अगर आपकी जो रेजिस्टिविटी क्या है ज़्यादा होगी, ठीक है, तो आपका क्या, आप यहाँ से निकालते हैं R इक्वल टू रो L बाई ए। ठीक है, तो यहाँ से आपका लेंथ में और उसके जो कि एरिया में रिलेशन निकाल के आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं, किसको, हीटिंग एलिमेंट की लंबाई को कम कर सकते हैं उसके मटेरियल के बेस पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का आप लोग आंसर मेंशन कीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 30 है, इन रेजिस्टेंस हीटिंग द हाईएस्ट वर्किंग टेम्परेचर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हीटिंग एलिमेंट मेड। ठीक है, तो जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है, हाईएस्ट रेजिस्टेंस हीटिंग है उसके जो हाईएस्ट वर्किंग टेम्परेचर है, ठीक है, हाईएस्ट वर्किंग टेम्परेचर इसमें से किसका सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, देखिए कई लोग जो है कि इसमें नाइक्रोम को कर रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन बी को कर रहे हैं, कोई ए को भी कुछ लोग कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग सी, कुछ लोग शांत बैठे हैं। ठीक है, सभी लोग अपने आप को चेक कीजिए ना भाई कि मेरी प्रिपरेशन कितनी है, मुझे क्या लग रहा है कि इसमें से कौन सा आंसर सही हो सकता है। ठीक है, अगर आप शांत रहेंगे तो उसका भी आपको नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए बेहतर ये है कि कुछ गलत ही करके सीख लो। गलती करोगे तो आगे नहीं करोगे, अभी कर लो गलती, आगे मत करना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसके लिए जो रेजिस्टेंस हीटिंग है उसके लिए आपका हाईएस्ट वर्किंग टेम्परेचर किसका सबसे ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा होगा आपका सिलिकॉन कार्बाइड का। किसका होगा, सिलिकॉन कार्बाइड का। जो सिलिकॉन कार्बाइड है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये आपका होता है कितना, ये आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है 27 से 30। कहीं कहीं आपको जो है कि इसका नॉर्मल वर्किंग जो टेम्परेचर है, ठीक है, हाईएस्ट वर्किंग टेम्परेचर ये आपको 2800 समथिंग कहीं कहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो सिलिकॉन कार्बाइड है ये इसको जो है कि हम क्या कहते हैं, कार्बोरेंडम। ठीक है, और इसका हम यूज करते हैं कैसे, एज ए सेमी कंडक्टर इसका यूज करते हैं, जैसे हमारे सिलिकॉन है और कार्बन है, इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग मेंशन कीजिए। फॉर द इंटरमिटेंट वर्क विच ऑफ फॉलोइंग फर्नेस इज सुटेबल। ठीक है, फॉर द इंटरमिटेंट वर्क विच ऑफ द फॉलोइंग फर्नेस इज सुटेबल, डायरेक्ट आर्क फर्नेस, कोरलेस फर्नेस, आइदर ऑफ एबव, नन ऑफ एबव। ठीक है, सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। चलिए ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर है ये आपका होगा इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस। ठीक है, इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका इजी है। ठीक है, सभी लोग इसका आंसर मेंशन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32, ड्यू टू व्हिच ऑफ फॉलोइंग रीजन इट इज डिजायरेबल टू हैव शॉर्ट आर्क लेंथ। ठीक है, ड्यू टू किस कारण से आपका इसमें से हैव शॉर्ट आर्क लेंथ, जो आर्क की लेंथ है उसको आप कम कर सकते हैं। पहला आंसर आपके पास है टू अचीव द बेटर
टू अचीव बेटर हीटिंग, टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ रूफ रिफैक्ट्री, और टू है बेटर स्ट्रिंग एक्शन, ऑल ऑफ एबव। ठीक है, सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करते रहिए। तो इसका करेक्ट आंसर चलिए देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा डी। ठीक है, टू अचीव बेटर हीटिंग, अच्छी हीटिंग के लिए, टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ रूफ रिफैक्ट्री, और बेटर स्टिंग एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। इन द इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस। ठीक है, तो जो हीट रेजिस्टेंस इनडायरेक्ट हीटिंग रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस हीटिंग है, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग है, उसमें मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस किसके द्वारा आपकी सबसे ज़्यादा हीटिंग जो है कि देखने को मिलती है? रेडिएशन द्वारा, कन्वेक्शन द्वारा, कंडक्शन द्वारा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको मिल रहा है क्या? ए। ठीक है, रेडिएशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। प्रॉपर्टी ऑफ लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज डिजायर्ड टू विच ऑफ फॉलोइंग रीजन। ठीक है, किस जो प्रॉपर्टी ऑफ लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ हीटिंग एलिमेंट है वो किस लिए होती है? ठीक है, तो सभी लोग अपना आंसर मेंशन कीजिए। टू अवॉइड इनिशियल रश ऑफ करंट, टू अवॉइड चेंज इन किलोवाट रेटिंग विथ टेम्परेचर, या आपका दोनों है, या इसमें से ए या बी है? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। सभी लोग अपना अपना जो आंसर है अपने हिसाब से जो भी लग रहा है आप लोग मेंशन करते रहिए। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ फॉलोइंग मेथड इज यूज टू कंट्रोल टेम्परेचर इन रेजिस्टेंस फर्नेस। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस फर्नेस होती है उसमें किस मेथड का हम यूज करते हैं टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू कंट्रोल द टेम्परेचर इन रेजिस्टेंस फर्नेस। जो रेजिस्टेंस फर्नेस होती है उसमें टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए किस मेथड का हम यूज करते हैं? वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस, वेरिएशन ऑफ वोल्टेज, पीरियोडिकली स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द सप्लाई, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो ऊपर जितने भी मेथड दिए गए हैं सबका यूज करते हैं, या वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस, वेरिएशन ऑफ वोल्टेज, पीरियोडिकली स्विचिंग ऑन ऑफ सप्लाई। ठीक है जी, बिल्कुल, कई लोगों के बहुत अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं। सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करते रहिए, और जितना अधिक लोगों को आप लोग जोड़ सकते हैं जोड़ लीजिए। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, इनमें से आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं। किसके लिए? कंट्रोल टेम्परेचर इन रेजिस्टेंस फर्नेस। तो जो रेजिस्टेंस फर्नेस है उसमें टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टेंस में वेरिएशन ला सकते हैं, वेरिएशन ऑफ वोल्टेज कर सकते हैं, पीरियोडिकली स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द सप्लाई। ओके, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा डी। ये क्वेश्चन आपका 2018 में एसएससी जेईई में पूछा गया है। जो 36 क्वेश्चन है, 36 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका जो है कि ये आपका एसएससी जेईई 2018 में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और सभी लोग इसका आंसर मेंशन कीजिए। इस क्वेश्चन को हमने करा दिया है। इट इज डिजायर टू ऑपरेट द आर्क फर्नेस एट पावर फैक्टर। ठीक है,
तो जो आपकी आर्क फर्नेस होती है, ठीक है, और उसका पावर फैक्टर कितना होता है, आर्क फर्नेस का पावर फैक्टर कितना होता है। तो इसका जो पावर फैक्टर होता है 0.707 लैगिंग होता है। कितना होता है, लैगिंग होता है, ठीक है। आर्क फर्नेस का पावर फैक्टर कितना होता है, 0.707 लैगिंग होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। रेडिएशन फ्रॉम ए ब्लैक बॉडी और प्रोपोर्शनल टू, तो जो ब्लैक बॉडी होती है उसका जो रेडिएशन होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। ये देखिए आपका क्वेश्चन फिजिक्स का भी क्वेश्चन है, ये आप इसको 12th में भी पढ़े हैं, तो इसका तो आंसर सभी लोग करेंगे। सभी लोग इसका आंसर कीजिए और सभी लोग के आंसर इसके करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और जितना अधिक से अधिक लोगों को आप जोड़ सकते हैं जोड़ लीजिए, इतना तो कर सकते हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया वो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं ज़रूर पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है डी। तो जो रेडिएशन है ब्लैक बॉडी का वो प्रोपोर्शनल होता है T⁻⁴। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, इन आर्क फर्नेस द फंक्शन ऑफ चोक, ठीक है। तो जो आपकी आर्क फर्नेस होती है उसमें चोक का यूज हम किस लिए करते हैं, टू स्टेबलाइज द आर्क, आर्क को स्टेबलाइज करने के लिए, टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर, टू रिड्यूस द सर्विटी ऑफ द सर्ज, नन ऑफ द एबव, ठीक है। जी बिल्कुल, कई लोगों के आंसर बहुत अच्छे मिल रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं आप लोग, आपकी तैयारी बहुत ठीक ठाक चल रही है, और कुछ लोग तो बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा टू स्टेबलाइज द आर्क, ठीक है। आर्क को हम स्टेबलाइज करने के लिए, आर्क को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, चोक का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 39, इन इलेक्ट्रिक प्रेस माइका इज यूज बिकॉज ऑफ, ठीक है। इससे पहले आपने इलेक्ट्रिक प्रेस के बारे में माइका का भी यूज पढ़ा था, लेकिन वहाँ पर चीज़ें कुछ और थी, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन अलग है, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रिक प्रेस माइका इज यूज्ड बिकॉज इट इज, ठीक है, इट इज डैश कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। बैड कंडक्टर है या गुड कंडक्टर है, बट एंड डैश कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये जो है कि जो माइका है ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है, या आपका हीट का जो है कि ये गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। तो इन सारे ऑप्शंस में से आप लोग ऑप्शंस को क्लिक कीजिए, जो भी आपको सही लग रहा है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका सी होगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक प्रेस होता है उसका जो माइका होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है। हीट का अच्छा कंडक्टर होता है, लेकिन आपका इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है। मतलब जो आप देखते हैं कि जो आपका प्रेस होता है और आपका नीचे जो है कि मेटालिक बॉडी होती है, उसके आपका हीटिंग एलिमेंट होता है, फिर आप नीचे क्या रखते हैं, माइका को रखते हैं ऊपर नीचे से, तो वो क्या होता है, हीट का अच्छा कंडक्टर होता है, लेकिन बैड कंडक्टर ऑफ जो है कि इलेक्ट्रिसिटी होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 40, अ गुड हीटिंग एलिमेंट शुड हैव, ठीक है। तो जो गुड आपके क्या होते हैं, अच्छे हीटिंग एलिमेंट होते हैं, उनकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो कम होगी कि ज़्यादा होगी। तो रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए आपकी, गुड हीटिंग एलिमेंट की, जो अच्छे हीटिंग एलिमेंट हैं उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो आपकी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। और जो आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो आपका कम होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट आपका ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। जी बिल्कुल, सभी लोग अपना आंसर कमेंट करते रहिए,
ये मैं चीज़ें आपको एडिशनल बता रहा हूँ, इनको आपको सुनना है, और अगर आप चाहें तो साथ में जो कि इसको नोट भी कर सकते हैं। और जो आपका ऑक्सीडेशन है, फ्री ऑफ ऑक्सीडेशन होना चाहिए, क्रोजन फ्री होना चाहिए, किसमें, जो आपके हीटिंग एलिमेंट हैं, जंग नहीं लगना चाहिए उसमें, ठीक है। और जो आपकी इन्वायरमेंट है उसके ऊपर से जो है कि उस पर कोई जो है कि एलिमेंट पर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि घरों में जो आप हीटर यूज करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए आप चाय बना रहे हैं तो चाय गिर गई उसका हीटिंग एलिमेंट पर, तो वो बहुत ही जल्दी आपका क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो हीटिंग एलिमेंट हैं यहाँ पर, वो गुड हीटिंग एलिमेंट, उनकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, रेजिस्टेंस आपका रेजिस्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, हाई रेजिस्टिविटी, और हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए करेक्ट आंसर आपको मिलेगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड इज यूज्ड इन, ठीक है। डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड इज यूज्ड, ठीक है। डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड इज यूज्ड इन सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है डी। तो जो डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग होती है मेथड यूज किया जाता है, और वो आपका किस में, साल्ट बाथ में भी यूज करते हैं, साल्ट बाथ फर्नेस में, रेजिस्टेंस बिल्डिंग में भी, इलेक्ट्रोड बॉयलर ऑफ हीटिंग वाटर, ठीक है, इलेक्ट्रोड बॉयलर ऑफ हीटिंग वाटर, ठीक है। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, द सन रेज रीच द अर्थ विदाउट द हीटिंग द एटमॉस्फेयर, दिस इज ड्यू टू। सभी लोग अपना करेक्ट आंसर मेंशन कीजिए। दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है और सभी लोग इसको 12वीं में पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा जी, कई लोगों के सही आंसर मिल रहे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा रेडिएशन, ठीक है। रेडिएशन के माध्यम से हमारी जो सन रेज हैं हमारे अर्थ तक आती हैं विदाउट एनी हीटिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, द हीट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी, ठीक है। जो हीट होती है वो आपकी हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी तक जाती है, कैसे। बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर मेंशन कीजिए। कन्वेक्शन से, कन्वेंशन से, रेडिएशन से। जी बिल्कुल, कई लोगों के आंसर सही मिल रहे हैं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, द इफिशियंसी ऑफ हीटिंग इज मोर फॉर, ठीक है। जो इफिशियंसी है वो आपकी सबसे ज़्यादा होगी किसमें। सभी लोग अपना आंसर जो है कि मेंशन कीजिए, क्योंकि सबसे इजी क्वेश्चन है। द इफिशियंसी ऑफ हीटिंग इज मोर सॉलिड फ्यूल में, ऑयल हीटिंग में, गैस हीटिंग में, या इलेक्ट्रिक हीटिंग में। जी बिल्कुल, सभी लोगों के सही आंसर मिल रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, हीटिंग एलिमेंट, ठीक है, या इलेक्ट्रिक जो हीटिंग होती है, जो इलेक्ट्रिक हीटिंग होती है उसकी इफिशियंसी सबसे ज़्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। जो 45 है, विच ऑफ फॉलोइंग जनरेटर आर यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग। इस क्वेश्चन को हमने पहले ही बता दिया है, सभी लोग अपना आंसर मेंशन कीजिए। जो आपकी कौन सा जनरेटर का हम यूज करते हैं आर्क वेल्डिंग में, ठीक
ठीक है, जो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग है उसमें हम कौन सा जनरेटर का यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, सभी लोग मेंशन करते रहिए जी, बिल्कुल सही आंसर मिल रहे हैं, सभी लोगों के सही आंसर मिल रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, ठीक है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का यूज करते हैं किसमें, आर्क जो वेल्डिंग है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, उसमें हम डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का यूज करते हैं। ओके, इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो कैसा होता है। तो जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होते हैं उसका जो है कि कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो ड्रूपिंग टाइप का होता है, ठीक है, ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ फॉलोइंग इज द हाई वैल्यू इन केस ऑफ इंडक्शन हीटिंग, ठीक है, इंडक्शन हीटिंग में किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, वोल्टेज की, करंट की, फ्रीक्वेंसी की या सबकी, ठीक है, सभी लोग अपना आंसर मेंशन कीजिए भाई। तो जो इंडक्शन हीटिंग है उसमें आपका करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका मिलेगा फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी क्या होती है, हाई होती है, किस में, इंडक्शन हीटिंग्स में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, इंडक्शन हीटिंग प्रोसेस इज बेस्ड ऑन। तो जो इंडक्शन हीटिंग प्रोसेस है वो किस पे बेस्ड होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पर, रेजिस्टेंस हीटिंग प्रिंसिपल पर, थर्मल आयन रिलीज प्रिंसिपल पर, न्यूक्लिएट हीटिंग प्रिंसिपल पर। तो ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको मिलेगा ए, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज करते हैं किसमें, इस जो है कि इंडक्शन हीटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, हाईएस्ट पावर फैक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन विच मेथड ऑफ हीटिंग। तो हीटिंग के मेथड में किस में पावर फैक्टर आपका हाईएस्ट पावर फैक्टर होता है। देखिए हाईएस्ट पावर फैक्टर का मतलब ये नहीं कि आपका लैगिंग हो, लीडिंग हो, ठीक है, या जो है कि एक से ऊपर चला जाए। पावर फैक्टर आपका कभी भी एक से ऊपर नहीं होता है, पावर फैक्टर आपका वेरी करता है 0 और 1 के बीच में ही, आपका 0.9 हो जाएगा, 0.98 हो जाएगा, ठीक है, और 0.7 रहेगा, 0.5 रहेगा। तो ये इसी के जो है कि सराउंडिंग 0 और जो है कि 1 के बीच में क्या करता रहता है, वेरी करता रहता है। जो पावर फैक्टर है वो 0 और 1 के बीच में ही क्या करता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। ओके, तो इसमें जो है कि पावर फैक्टर किसका सबसे ज़्यादा होगा, जी बिल्कुल कई लोगों के सही आंसर मिल रहे हैं, बहुत से लोग तो छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर मिलेगा वो आपका मिलेगा हाईएस्ट पावर फैक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन विच ऑफ हीटिंग, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर फैक्टर यहाँ पर देखिए लीडिंग के बेस पर, लीडिंग लैगिंग के बेस पर यहाँ पर जो है कि स्पेसिफाई किया गया है। तो जो आपकी डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग होती है इसमें आपका लीडिंग पावर फैक्टर होता है, कैसा होता है, लीडिंग होता है। इंडक्शन में कैसा होता है, इसमें आपका लैगिंग नेचर का होता है, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस है वो आपका यूनिटी पावर फैक्टर होता है, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर फैक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन विच मेथड ऑफ हीटिंग। तो यहाँ पर आपका किस बेस पे लिया गया है कि जो पावर फैक्टर यूनिटी है, लैगिंग है या आपका लीडिंग है या लैगिंग है या यूनिटी है, इस बेस पे आपका यहाँ पर हो रहा है डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, इन विच ऑफ फॉलोइंग इंडक्शन हीटिंग इज एम्प्लॉइज, ठीक है, इन विच ऑफ फॉलोइंग इंडक्शन हीटिंग बी एम्प्लॉयड, ठीक है। तो इसमें इंडक्शन हीटिंग कौन सी होती है, तो इंडक्शन हीटिंग हमने आपको बताया था कि कंडक्टिंग मटेरियल में होती है और आपका मैग्नेटिक्स मटेरियल होना चाहिए और आपका क्या होना चाहिए, नॉन मैग्नेटिक्स मटेरियल में भी आपको हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग देखने को मिलती है। सभी लोग के आंसर, सभी लोग अपना आंसर कीजिए भाई, आंसर तो हमने ही बता दिया, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा आपका ऑप्शन डी,
कंडक्टिंग मटेरियल होना चाहिए, ठीक है, कंडक्टिंग मटेरियल हो और मैग्नेटिक भी हो और नॉन मैग्नेटिक भी आपका चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस जो है कि आज का ये सबसे जो है कि आखिरी क्वेश्चन होगा ये क्वेश्चन नंबर 50, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग इज आल्सो कॉल्ड, ठीक है। तो जो डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग होती है उसको और किस नाम से जानते हैं, सभी लोग अपना आंसर मेंशन कीजिए भाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा आपको वॉल्यूम हीटिंग, ठीक है। इसका क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर आपको मिलेगा वॉल्यूम हीटिंग, ठीक है। तो वॉल्यूम हीटिंग जो है कि वॉल्यूम हीटिंग को ही हम डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने 50 क्वेश्चंस को कवर किया। तो आप लोग अपने आप को आजमाए कि मेरी जो तैयारी कितनी है, 50 में मेरे कितने सही हुए। आप लोग ईमानदारी से आप लोग कमेंट बॉक्स में पूरा जो है कि मेंशन करेंगे कि मेरे सर इतने सही हुए, मेरे इतने सही हुए, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट।